नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग कथन और तर्क से संबंधित महत्वपूर्ण 15 प्रश्न देखेंगे। अक्सर नेट की परीक्षा में अक्सर ऐसे प्रश्न बनते हैं जिसमें एक कथन और एक तर्क दे दिया जाता है और 4 विकल्प दे दिए जाते हैं, जिनमें से ये देखना होता है कि कौन सा विकल्प सही है और कौन सा विकल्प गलत है। आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी 15 प्रश्न रखे हुए हैं, ये सारे प्रश्न पिछले नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में ये प्रश्न बन चुके हैं, इसलिए इनको बिल्कुल अनदेखा ना करें। नेट जेआरएफ की परीक्षा में कथन और तर्क से संबंधित लगभग 10 से 15 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। ये ऐसे प्रश्न नहीं हैं जिनको हम लोग रट के जाएँ और याद करके जाएँ घर से और वैसे कि वैसे ही प्रश्न परीक्षा में दिखाई दें, क्योंकि ये कथन और तर्क से संबंधित होते हैं। तो कोई सा भी कथन दे दिया जा सकता है, कोई भी तर्क दे दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। ऐसे प्रश्न बनते हैं। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि पहले प्रश्न में कथन ए लिखा हुआ है कि मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने की एक भ्रामक विद्या है, और तर्क दिया हुआ है कि क्योंकि यह एक असत्य कथा, मिथ्या अथवा कोरी कल्पना है। ऑप्शन ए में आप लोग देख सकते हैं कि ए व आर दोनों सही हैं। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि ए सही व आर गलत है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि ए गलत व आर सही है। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि ए और आर दोनों गलत है। हम लोग को इसी में से बताना है कि कौन सा इसमें से जो विकल्प है कौन सा सही है। तो पहले हम लोग कथन को समझते हैं। कथन लिखा हुआ है कि मिथक शास्त्र को आप लोग समझते होंगे। जैसे मिथक मतलब होता है कि पुराण कथा, जो हम लोग अपने कि पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, धर्म कथा सुनते भी आ रहे हैं और पढ़ते भी आ रहे हैं, वैसी देव कथाएँ, कल्प कथाएँ, उन्हीं को हम लोग मिथक कहते हैं। मिथक शास्त्र से वही संबंधित है। फिर लिखा है कि मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने की एक भ्रामक विद्या है। भ्रामक का मतलब होता है भ्रम उत्पन्न करना। तो जरूरत नहीं है कि जो हम लोग जो हम लोग देव कथाएँ सुनते आ रहे हैं, राम भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, वो कथाएँ झूठी हो, ये भ्रम तो उत्पन्न करती नहीं है। तो इस तरह से ये जो कथन दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ है तर्क, क्योंकि यह एक असत्य कथा है, कथा मिथ्या अथवा कोरी कल्पना है। तो जरूरत नहीं कि जो राम कथा है वो असत्य है, और मिथ्या झूठ होता है, अथवा कोरी कल्पना है कि बिना की कल्पना करके बनाई गई है, वास्तविकता तो ये नहीं है। इस तरह से कथन ए और तर्क आर दोनों ही गलत हैं। तो इस तरह से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी में आप लोग देख सकते हैं, ए व आर दोनों गलत है। इस तरह से हम लोग का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में कथन दिया हुआ है कि बिंब विधान और चित्रात्मकता काव्य में महत्वपूर्ण उपादान का मतलब आराधना भक्ति से संबंधित है, उपादान है। इनसे कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है, किंतु ये साध्य नहीं है। और तर्क देख लेते हैं। तर्क में लिखा हुआ है कि क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी और जीवन है, कोरे बिंबों का खेल कोरी आतिशबाजी का काम है। आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि कथन में लिखा हुआ है कि बिंब विधान और चित्रात्मकता काव्य में महत्वपूर्ण उपादान है, आराधना है, भक्ति है। जो बिंब विधान है, जो हम लोग के मस्तिष्क में जो बिंब बनता है, अगर आपको बिंब से संबंधित वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप लोग आसानी से देख सकते हैं। उसमें मैंने बिंब को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। और आगे आप लोग देख सकते हैं इसमें कथन में लिखा है कि इनसे कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है। तो सही बात है, वृद्धि होती है बिंब के माध्यम से। मान लीजिए कि हम लोगों ने कोई कविता पढ़ी और उसको पढ़ने के पश्चात हम लोग के दिमाग में जो बिंब बन जाता है उसी से संबंधित बिंब होता है। तो उससे जो है कि वास्तविकता है कि उससे हम लोग के कि जो कविता है उसमें सौंदर्य की वृद्धि होती है। फिर लिखा है कि किंतु ये साध्य नहीं है, बिंब जो है कोई साधन तो है नहीं, वो तो केवल एक मस्तिष्क में बनता है, कोई वस्तु तो है नहीं वो। तो कहने का ये कथन जो है बिल्कुल सही है। फिर लिखा हुआ है कि तर्क में लिखा हुआ है कि क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी और जीवन है, कोरे बिंबों का खेल कोरी आतिशबाजी का काम करता है। लिखा हुआ है कि क्योंकि कला की शक्ति का जो मूल स्रोत है वो मिट्टी और जीवन है। सही बात है। कि कोई भी कवि जब रचना करता है किसी कविता की या फिर किसी भी गद्य से संबंधित रचना कोई करता है तो जीवन से संबंधित, मिट्टी संबंधित पृथ्वी से संबंधित तो करता है, पृथ्वी या आकाश से संबंधित, जीव से, निर्जीव वस्तु से, इसी सबसे करता है। और लिखा है कोरे बिंबों का खेल कोरी आतिशबाजी है। तो सही बात है, जो बिंब बनते हैं वो कोरे ही होते हैं, मस्तिष्क में बनते हैं, और उसको कि उसको बढ़ा चढ़ा के कवि क्या करता है, प्रस्तुत करता है, आतिशबाजी करता है। तो इस तरह से कथन, यहाँ पे कथन और तर्क क्या हुआ, दोनों के दोनों सही हैं। इसलिए हम लोग का जो ऑप्शन ए है कि लिखा हुआ है कि ए व आर दोनों सही हैं, ये हमारा सही हो जाता है।
प्रश्न 3 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न 3 में कथन लिखा हुआ है कि वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक हैं आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कथन सही है या गलत है। इसमें लिखा हुआ है कि वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक हैं, मतलब कि जो शब्द जो हम लोग पढ़ते हैं, मतलब ऐसे शब्द जो अमूर्त का मतलब होता है निराकार या अस्पष्ट, मतलब निराकार वस्तु विचारों के जो वाहक हैं, वाहक मतलब होता है ले जाने वाले, मतलब ऐसे शब्द जो निराकार विचारों के वाहक हैं, उसको ले जाने वाले हैं, मतलब उसको ढोने वाले हैं या तो उसको मतलब अपनाने वाले हैं। आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे, लेकिन वो जो शब्द हैं जो इस समय जो अस्पष्ट मतलब विचारों के वाहक हो गए हैं, ले जाने वाले हो गए हैं, पहले वो क्या थे, वो अनुभूत मतलब होता है अनुभव किए हुए वस्तुओं के व्यंजक थे। मतलब अनुभव किए हुए वस्तुओं के व्यंजक का मतलब होता है व्यक्त करने वाले थे। तो सही बात है। पहले मतलब कि जो हम लोगों के मतलब हम लोग के परिवार में चाहे बहुत मतलब कि पहले के जो कवि थे उन लोगों ने उसको क्या किया, उसको अनुभूत किया, अनुभव करके उसको व्यक्त किया। फिर बाद में मतलब उसको हम लोग उसको मतलब हम लोग उसी राह पे चलने लगे, मतलब उसके वाहक बन गए हम लोग। तो सही बात है। तो कहने का मतलब है कि कथन ए इस तरह से क्या होता है, कथन ए सही हो जाता है। फिर लिखा हुआ है कि तर्क आर में लिखा हुआ है कि इसलिए सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि सादृश्य विधान का मतलब होता है निर्माण। तो लिखा है कि सादृश्य विधान जो है वो भाषा की मूल प्रकृति नहीं है। पे गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो सादृश्य विधान है जो मतलब जो निर्माण हुआ है मतलब जो कवियों ने मतलब पहले से अनुभव करके जिन बातों को लिखा हुआ है तो वो तो मूल प्रकृति में है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं है। इस तरह से जो तर्क आर है वो गलत हो जाता है और तर्क और कथन ए सही हो जाता है। इस तरह से हम लोग का राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि ए सही व आर गलत है। इसी तरह से आगे आप लोग चौथे प्रश्न को देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कथन ए मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। कथन में लिखा तर्क में लिखा हुआ है कि क्योंकि प्रकृति में अलौकिक और दिव्य शक्ति है और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कथन में लिखा हुआ है कि पहले हम लोग देख लेते हैं कथन सही है या गलत है। लिखा हुआ है कि मानव और प्रकृति के बीच समानता, सही बात है, समानता है मानव और प्रकृति के बीच। पूर्व संपर्क भी है, पूरकता भी है, या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। तो सही बात है। और फिर लिखा हुआ है कि मतलब कि कथन ए सही हो गया। फिर तर्क आर में हम लोग देख सकते हैं कि क्योंकि प्रकृति में अलौकिक और दिव्य शक्ति है, तो ये भी वास्तविकता है, और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। तो इस तरह से कथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं। इस तरह से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि ए व आर दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि कथन में लिखा हुआ है कि मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं। और तर्क में लिखा हुआ है कि क्योंकि सभी देशों की जातीय असीमता और विश्वास एक जैसे हैं। अब देखना कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत है। लिखा हुआ है कि मिथक मतलब मैंने आपको पहले बताया कि जो कथाएं जो हम लोग अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं उसको हम लोग मिथक कहते हैं। तो लिखा है कि मिथक सार्वकालिक मतलब सभी काल से संबंधित, और सार्वदेशिक होते हैं और सभी देशों से संबंधित। तो सार्वदेशिक तो होते हैं क्योंकि सभी देशों में मिथक बने हुए हैं, मतलब सारे देशों के जो पूर्वज हैं अपने हिसाब से अपने इतिहास को मतलब रखे हुए हैं, बताते हैं, कथाओं में बताते हैं। लेकिन जो लिखा है कि सार्वकालिक सभी कालों से संबंधित, ये गलत है, क्योंकि मिथक जो होता है वो केवल हमारे पास्ट से संबंधित होता है, मतलब हमारे भूत से संबंधित होता है, वर्तमान से संबंधित नहीं है और ना ही हमारे भविष्य से संबंधित है। इस तरह से ये जो कथन ए है ये गलत हो जाता है। फिर लिखा हुआ है कि तर्क आर में आप लोग देख सकते हैं क्योंकि सभी देशों की जातीय असीमता और विश्वास एक जैसे हैं। तो लिखा हुआ है कि जातीय असीमता मतलब होता है असीमता मतलब होता है सत्ता का भाव, अपनी सत्ता का भाव। तो लिखा क्योंकि सभी देशों की जातीय असीमता और विश्वास और जातीय असीमता मतलब कि जरूरी नहीं कि सभी देशों की जो मतलब विश्वास है, जो मतलब कोई भी जो मतलब कि विश्वास आदमी एक दूसरे से करता है चाहे किसी भी चीज़ को लेकर, तो जो नहीं कि वो सभी देशों का एक ही जैसा हो। और सत्ता के भाव भी एक जैसे नहीं होते हैं, बदलते रहते हैं, अपने ही देश में कई बार बदले हैं। तो वही कहने का मतलब है कि कथन ए भी गलत है क्योंकि सभी काल से संबंधित तो मिथक होता नहीं है, और तर्क भी गलत है। इस तरह से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी में आप लोग देख सकते हैं
सॉरी ऑप्शन डी में आप लोग देख सकते हैं कि ए व आर दोनों गलत है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, आप लोग लिखा हुआ है कि साहित्य एवं कलाएं वर्ग हितों का ही प्रतिबिंबन और प्रतिनिधित्व करते हैं। तर्क में लिखा हुआ है कि चूँकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है। इसमें भी देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कथन ए में लिखा हुआ है कि साहित्य एवं कलाएं वर्ग हितों का ही प्रतिबिंबन है। वर्ग हितों का मतलब क्या होता है? किसी विशेष वर्ग। तो जरूरत नहीं है कि जो साहित्य और कला है वो किसी विशेष वर्ग के हित का ही मतलब प्रतिबिंबन करती है, किसी मतलब कि विशेष वर्ग मतलब का ही प्रतिनिधित्व करती है, तो जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे होता कि सार्वजनिक हित मतलब वर्ग हित की जगह पे अगर सार्वजनिक हित होता तो ये सही हो जाता, लेकिन लिखा हुआ है कि ये वर्ग हित मतलब किसी विशेष वर्ग हित से तो संबंधित होता नहीं है साहित्य। साहित्य तो सबके लिए होता है। इस तरह से कथन ए गलत हो गया। और तर्क आर में लिखा हुआ है कि चूँकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है। लिखा हुआ है कि जो साहित्य है वो चेतना मतलब होता है बुद्धि, चेतना शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है। तो ये तो बिल्कुल प्रतिबद्ध मतलब बंधा हुआ। तो जरूरत नहीं है कि जो साहित्य है वो मतलब कि शासन और सत्ता की विचारधारा से बंधी हुई है, ये भी बिल्कुल गलत है। मतलब कि कथन ए और तर्क आर दोनों ही गलत है। इस तरह से हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है कि ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है कि ए और आर दोनों गलत है, ये हम लोग का आंसर हो जाता है इस प्रश्न का। प्रश्न में लिखा हुआ है कि कथन ए लिखा हुआ है कि बिंब अतीन्द्रिय होते हैं। और तर्क में लिखा हुआ है कि क्योंकि उनमें इंद्रियता का होना अनिवार्य है। जैसे कि लिखा हुआ है कि बिंब अतीन्द्रिय होते हैं। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से परे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। बिंब जो है वो इंद्रियों से ही संबंधित होते हैं। हमारी आँख, नाक, कान इन्हीं सबसे संबंधित होते हैं, मन से संबंधित होते हैं। तो मतलब कि जो हम लोग की इंद्रियां हैं, 6 इंद्रियां हैं, उन्हीं से संबंधित बिंब होते हैं ये। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अतीन्द्रिय होते हैं। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से परे, इंद्रियों से अलग। तो इस तरह से कथन ए जो है वो गलत हो जाता है। तर्क में आप लोग देख सकते हैं कि क्योंकि उनमें इंद्रियता का होना अनिवार्य है। तो बिंबों में इंद्रियता का होना, पहले मैंने बता दिया कि बिंबों में इंद्रियता का होना अनिवार्य होता है। इस तरह से हम लोग का जो सही आंसर होगा वो होगा कि कथन ए गलत और तर्क आर सही। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि ए गलत है व आर सही है। इस तरह से हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 में जो कथन लिखा हुआ है, कथन में लिखा हुआ है कि मिथक मनुष्य के आदिम मस्तिष्क की सृजनशील शक्तियों का मूल्यवान सांस्कृतिक उपहार है। मिथक जो मतलब कि जो पुरानी कथाएं हैं वो मनुष्य के आदिम यानी कि पुराने जो पहले की जो मतलब की धारणा थी मनुष्य की, चाहे किसी कवि की, उसने क्या किया, उसने सृजनशील यानी कि अपने क्षमता के अनुसार उसका सृजन किया, उसका निर्माण किया। और वो जो निर्माण है वो क्या है, वो शक्तियाँ मतलब जो उन्होंने निर्माण किया उसका वो जो मतलब रूप है वो क्या है, वो मूल्यवान सांस्कृतिक हम लोगों के लिए उपहार सा साबित हुआ है। तो सही बात है। फिर लिखा हुआ है कि कहने मतलब है कि जो कथन है वो बिल्कुल सही है। फिर लिखा हुआ है कि क्योंकि तर्क में लिखा हुआ है कि क्योंकि आदिम मन में मस्तिष्क द्वारा प्रकृति के तत्वों और घटनाओं के मानवीकरण की अचेतन प्रक्रिया ही मिथक रचना का मूल बनी। मूल मतलब उसका कारण हो गई। अचेतन यानी चेतना मतलब होता है बुद्धि, अचेतन मतलब होता है निर्जीव। तो कहने का मतलब कि तर्क में लिखा है क्योंकि आदिम मन यानी जो पुराना मन था, आरंभिक जो मन था और मस्तिष्क था, उसके द्वारा प्रकृति के तत्वों और घटनाओं के मानवीकरण की अचेतन प्रक्रिया, मतलब मानवीकरण मानव ने सोचा, मतलब किसी कवि ने सोचा और फिर उसके बाद मिथक रचनाओं का मूल बन गई, मतलब उसका प्रारंभिक कारण बन गई। तो कहने का मतलब ये भी सही है। इस प्रश्न नंबर 8 में कथन ए और तर्क आर दोनों ही सही है। इस तरह से हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही है। प्रश्न नंबर 9 में आप लोग देख सकते हैं कि मिथक विगत का आलेख है। विगत का मतलब होता है बीता हुआ, आलेख मतलब होता है कोई चित्र या रचना जिसका संबंध केवल धर्म और इतिहास से है। तो कह रहा है कि मिथक जो है वो बीता हुआ आलेख है और जिसका संबंध केवल धर्म और इतिहास से है। तो ऐसा तो है नहीं। मिथक का संबंध मानव विज्ञान, समाज विज्ञान, लोक साहित्य आदि सभी चीज़ों से होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि बस धर्म और इतिहास की ही बातें मतलब मिथक
जो पुरानी बातें हैं, मिथक मतलब जो प्रारंभिक जो बातें हैं वो केवल धर्म और इतिहास से संबंधित हो, वो मानव विज्ञान से भी संबंधित हैं, समाज विज्ञान से भी संबंधित हैं, लोक साहित्य से भी संबंधित हैं। इस तरह से ये जो कथन ए है ये गलत हो जाता है। फिर लिखा हुआ है तर्क आर में लिखा हुआ है कि इसलिए मिथक का प्रयोजन केवल सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण और संचालन से है, रचनात्मक स्वतंत्रता से नहीं। ये भी बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि जो मिथक का जो प्रयोजन है, जो हम लोगों मतलब कि जो कविताओं की जो रचनाएं होती हैं या फिर जो गद्य बनते हैं, उनका केवल सामाजिक व्यवस्था या संरक्षण और संचालन से तो उसका संबंध है नहीं। और मतलब कि इसमें लिखा है कि रचनात्मक स्वतंत्रता से नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। रचनात्मक स्वतंत्रता पाने के लिए ही तो मतलब कि किसी मिथक के बारे में बताया जाता है, किसी पुरानी कथा के बारे में बताया जाता है। तो इस तरह से कथन ए और तर्क आर दोनों ही गलत हो जाते हैं। और हम लोग का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि कथन ए और तर्क आर दोनों ही गलत हैं। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग, जिसमें लिखा हुआ है कथन ए धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता है। फिर तर्क में लिखा हुआ है कि इसलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता, लिखा हुआ है। अब हम लोग को देखना है इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। लिखा हुआ है कि कथन में लिखा हुआ है कि धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि धर्म और विज्ञान की तरह ही जो साहित्य में जो प्रतीक होते हैं, मतलब कि ये जो प्रतीक शब्द है ये भी हम लोग के नेट के सिलेबस में आता है। ये लिखा है कि जब मान लीजिए कि कोई प्रतीक हम लोग के मस्तिष्क में बनता है, कभी किसी चीज़ की रचना करता है तो उसके बारे में सोचता है, उसके मस्तिष्क में एक प्रतीक बनता है। तो साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक है। धर्म में और विज्ञान में भी, मतलब विज्ञान में भी यही होता है और धर्म में भी यही होता है और साहित्य में भी यही होता है। तो ये कथन ये सही हो गया। फिर तर्क लिखा हुआ है कि इसलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता। यहाँ पे रहना चाहिए कि मतभेद हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो पाठक है और प्रयोक्ता यानी कि जो पढ़ने वाला है और जो पाठक है जो लिख रहा है कविता को, जरूरी नहीं कि उन दोनों में मतभेद नहीं हो सकता। मतभेद होता है तभी तो लोग आलोचनाएं करते हैं। तो इस तरह से तर्क आर जो है वो गलत हो जाता है और कथन ए सही हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग का जो आंसर होगा वो कथन ए सही और आर गलत होगा। इस तरह से ऑप्शन बी में आप लोग देख सकते हैं, विकल्प बी में देख सकते हैं कि ए सही है और आर गलत है। ये हम लोग का विकल्प बी हम लोग का सही आंसर हो जाता है। चलिए हम लोग प्रश्न 11 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 लिखा हुआ है कि आद्य बिंब आदिम मनुष्य की इंद्रिय कल्पना है। आद्य मतलब होता है मूल या पुराना। तो जो मतलब कहने वाला जो पुराना बिंब है वो आदिम मतलब भी पुराना होता है। आरंभिक मनुष्य की इंद्रिक कल्पना है, तो बिल्कुल सही है। इंद्रिक कल्पना के बाद ही तो मतलब कि बिंबों का निर्माण होता है। बिंब इंद्रिय से संबंधित है, तो इस तरह से कथन ए सही हो जाता है। फिर हम देख सकते हैं तर्क में लिखा हुआ है कि इसलिए आगे चलकर कथात्मक तत्वों के सम्मिलन से यही आद्य बिंब मिथक के रूप में विकसित हुआ। तो बिल्कुल सही है, मतलब कि जो हम लोग के पूर्वज थे उन लोगों ने मान लीजिए कि जो घटनाएं घटी हैं हम लोग के धरती पे, जो घटनाएं घटी हैं, तो घटनाओं को किसी ने देखा और फिर उसको मतलब कि वो तो उसको दिखा नहीं सकता, तो उसको कथाओं के माध्यम से ही बताता था। वो जो हमारे पूर्वज थे वो किसी घटना को देखते थे, फिर उसको कहानियों के माध्यम से हम तक पहुंचाते थे। तो मतलब पहले उनके मस्तिष्क में वो बिंब बना, मतलब याद हो गई वो घटना, और फिर उसको क्या किया उन्होंने मिथक के रूप में यानी कि पूर्व कथा के रूप में उन लोगों ने अपने आगे के लोगों को प्रस्तुत किया। फिर जो आगे के लोग थे उन लोगों ने उस घटनाओं को सुना, फिर उसके बाद उन्होंने अपने बाद के लोगों को उसको बताया। तो यही कहने का मतलब है कि वो मिथक के रूप में वो विकसित होता रहा। तो इस तरह से कथन ए भी सही हो जाता है और तर्क आर भी सही होता है। इस तरह से हम लोग का जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन ए में आप लोग देख सकते हैं कि ए कथन और आर तर्क दोनों सही है। नंबर 12 में आप लोग कथन देख सकते हैं कि रस व्यापक स्तर पर भारतीय काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निष्कर्ष रस है। तो कहने का मतलब है कथन में जो लिखा है कि रस व्यापक स्तर पर भारतीय काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है, बिल्कुल सही बात है। जो हम लोग के जो 9 रस हैं, मतलब कि हास्य रस और श्रृंगार रस, जो 9 रस हम लोग के हैं,
वो क्या है, वो भारतीय काव्य के महत्वपूर्ण तत्व है। बिल्कुल सही बात है। फिर लिखा है कि इसलिए संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निष्कर्ष जो है वो रस है। ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि जो संपूर्ण जो हिंदी कविता का जो निष्कर्ष निकलता है वो केवल रस से संबंधित नहीं है, अलंकार से भी संबंधित है, ध्वनि से भी संबंधित है। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से जो पहली लाइन है वो तो सही है कथन में, लेकिन जो दूसरी लाइन है कि मतलब कि एकमात्र निष्कर्ष रस है, ये गलत हो जाता है। इस तरह से कथन ए जो हो जाता है वो गलत हो जाता है। फिर तर्क में लिखा हुआ है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद तक की हिंदी कविता का मूल्यांकन रस की शास्त्रीय पद्धति द्वारा ही संभव है। ऐसी बात भी नहीं है, जरूरी नहीं कि रस की शास्त्रीय पद्धति के द्वारा ही मतलब कि जो कविताओं का जो मूल्यांकन है वो संभव है। अलंकार के द्वारा भी कविताओं का मूल्यांकन हुआ है, आलोचनाएं होती हैं। तो इस तरह से कथन ए और तर्क आर दोनों ही गलत हो जाते हैं। और ऑप्शन डी में आप लोग विकल्प डी में देख सकते हैं कि ए व आर दोनों ही गलत हैं। इस तरह से हम लोग का विकल्प डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 13 में कथन जो लिखा हुआ है कि प्रतीक अमूर्त का मूर्तिकरण है जिसमें अदृश्य सार तत्व की अभिव्यक्ति होती है। अमूर्त मतलब होता है अस्पष्ट, निराकार। यानी कि जो प्रतीक होते हैं, जो प्रतीक बनते हैं, मतलब कि किसी कविता को पढ़ने के बाद जो प्रतीक मन में बनते हैं वो क्या है, वो निराकार मूर्तिकरण है। मतलब कि निराकार ही तो है, मन में उसका तो कोई आकार तो मतलब वो आकार हमको दिखाई तो देता नहीं, वो तो मन में बनता है, मतलब निराकार बनता है। उसकी जो मूर्ति बनती है वो मन में बनती है, जिसमें अदृश्य सार तत्व की अभिव्यक्ति होती है। अदृश्य ही तो होती है, वो तो दिखाई नहीं देती, मैंने पहले ही बोला। तो इस तरह से कथन जो ए है वो सही हो जाता है। फिर लिखा हुआ है, तर्क में लिखा हुआ है क्योंकि जब किसी वस्तु का कोई एक भाग गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु का कोई एक भाग गोचर हो, गोचर मतलब होता है चालक, चलने वाला। यानी कि कोई जो वस्तु है उसका एक भाग क्या है, चालक है, और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान है, मतलब कि वो वस्तु चली, मतलब किसी कवि ने किसी मतलब पर्वत पे, पहाड़ पे, पेड़ पे जो रचना की उसको देखा, उसके एक भाग को देखा, फिर उस पे उसने क्या किया, उसने उस पर फिर अपनी रचना की, फिर उस रचना पे उसने ज्ञान बनाया, तब उस भाग को क्या कहते हैं, प्रतीक कहते हैं। मतलब कि कवि ने उसको देखा, उस पर रचना की, फिर उसका एक प्रतीक बन गया, मतलब पढ़ने के बाद हम लोग के मन में उसका एक प्रतीक बन गया। इस तरह से कथन ए और तर्क आर दोनों ही सही हो जाते हैं। और ऑप्शन में लोग देख सकते हैं, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख सकते हैं, प्रश्न में कथन जो लिखा हुआ है कि जुंग के अनुसार मिथक का जन्म व्यक्ति में नहीं बल्कि समूह के मानस में होता है। मिथक से संबंधित जो विवेचना की गई है उसमें जुंग के मत को अधिक मान्यता मिली है। फिर आप लोग देख सकते हैं कि जुंग जो है बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने मतलब कि मिथक पे बहुत सारी मतलब की बातें लिखी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि जो मिथक है, जो पूर्व घटनाएं हैं, वो उनका जो जन्म होता है वो व्यक्ति में नहीं बल्कि समूह के मानस मन में होता है। तो ये जो कथन है वो सही हो जाता है। फिर लिखा हुआ है कि यह चेतन नहीं अचेतन मन में जन्म लेते हैं। ये जो तर्क आर में जो लिखा हुआ है ये भी जुंग के द्वारा ही कहा गया है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने मतलब पढ़ा कि मिथक जो है वो पूर्व घटनाएं हैं। मतलब कि जो हम लोग के पुराने लोग थे उन लोगों ने उन घटनाओं को एक मतलब कि उसको विकसित करते गए, एक के बाद एक दूसरे को पहुंचाते गए। तो वही कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति के मन में तो उसका जन्म होता नहीं है, मतलब कि समूह में होता है। तो पहला तो कथन सही है। फिर तर्क कि चेतन मन में नहीं होकर अचेतन मन में होता है। जैसे कि जो मान लीजिए कि देवी देवता, प्रकृति अथवा अति प्राकृतिक शक्तियाँ, स्वर्ग तथा नरक की जो अवधारणाएँ थीं, सृष्टि से रहस्यों से जुड़ी जो संकल्पनाएँ थीं, जादू टोने आदि जो हुआ करते थे, उसको लेकर क्या होता था कि मतलब कि जो समूह होता था उसमें उसकी बातें होती थी, और फिर वही बातें जो है वो आगे चल के मतलब कि पहले बिंब बनती थी और फिर वो एक मिथक बन जाती थी, और वो जो है कि पूरे समाज में फैल जाती थी, और फिर वही घटनाएं जो है आगे चल के मतलब विकसित होती गई। तो इस तरह से कथन ए और तर्क आर दोनों ही सही हो जाते हैं। और विकल्प में आप लोग देख सकते हैं कि ए व आर दोनों सही है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 15 में आप लोग देख सकते हैं, कथन लिखा है फैंटेसी मनोविज्ञान का शब्द है
इसका संबंध स्वप्न और अचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और बेतरतीब बिंबावलियों से है। अब देखना है कि कथन ये सही है कि नहीं है। फैंटेसी जो है ये ग्रीक शब्द है और जिसका अर्थ होता है अवास्तव, मतलब कि जिसमें वास्तविकता ना हो या अमूर्त को दृश्य बनाना, या फिर कोई ऐसी मतलब वास्तविक बात ना हो लेकिन उसको दृश्य ऐसे इस तरीके से प्रस्तुत करना कि एक बिंब बन जाए, दृश्य मतलब दिखाई देने लगे। जैसे कि हम लोग के हिंदी के जो बहुत ही प्रसिद्ध एक लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, उनकी जो रचना है ब्रह्म राक्षस, उसमें मतलब उन्होंने फैंटेसी विधान का ही मतलब प्रयोग किया है। उन्होंने उस कविता में कल्पना के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि जिसमें लिखा हुआ है, मतलब कि इस तरीके से उन लोगों ने रचना की है उन्होंने, जिसमें वो बताते हैं कि एक बावड़ी है, मतलब कि, और वो जो है बहुत सूनी है, उसके चारों ओर शाखाएँ हैं, लाल फूल हैं और घोंसले हैं, उसमें बहुत सारा अंधकार है और वो जो चित्र है वो बहुत ही भयानक है। और फिर बताते हैं कि उसमें जो सूनी बावड़ी है उसके भीतर ही एक ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ है जो मतलब कि कल्पना जनित है। मतलब कहने का मतलब है कि फैंटेसी का मतलब ही होता है कल्पना से संबंधित। इसमें लिखा भी हुआ है कि फैंटेसी मनोवैज्ञानिक शब्द है, इसका संबंध स्वप्न और अचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और बेतरतीब बिंबावलियों से। इस तरह से ये जो कथन है प्रश्न नंबर 15 का जो कथन ए है वो सही हो जाता है। फिर लिखा है कि साहित्य अथवा काव्य में यह एक तकनीक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो सही बात है। फैंटेसी शब्द जो है मतलब कल्पना के माध्यम से भी कुछ जो कवि होते हैं, मान लीजिए कि किसी चीज़ को देखते हैं, देखकर भी रचना करते हैं, कुछ कल्पना करके भी रचना करते हैं। तो ये जो कल्पनाएँ जो होती हैं, जो फैंटेसी के माध्यम से जो रचनाएँ होती हैं, फैंटेसी विधान को जो मतलब कवि जो प्रयोग करता है वो क्या है, वो एक तकनीक के रूप में साहित्य में कार्य करता है। इस तरह से तर्क आर भी सही हो जाता है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो इसका जो विकल्प होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि आर व ए और आर दोनों ही सही हैं। इस तरह से इसका जो सही आंसर है वो विकल्प ए है। इस तरह से हम लोगों ने 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए। ये जो 15 प्रश्न हैं इसमें से मतलब कि जितने भी प्रश्न ये सभी पुराने नेट जरम की परीक्षा में ये प्रश्न बन चुके हैं और आपने इनको अच्छे तरीके से देख लिया और इन्हें तैयार कर लिया तो समझ लिया, मतलब रटने की चीज़ तो है नहीं, ये समझ लिया, एक एक शब्द का अर्थ समझ लिया, तो हो सकता है कि आने वाली परीक्षाओं में इससे आपको कुछ सहयोग मिले। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे आपको थोड़ा सा भी अगर लाभ हुआ हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल के प्रति अगर कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे ऐसे उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।